जो एक टाइम पर इंडिया का सबसे बड़ा स्टार था, आज वो एक मजाक बनकर रह चुका है। राजमौली गारू, ये ओम राउत ने ना मेरी जिंदगी में आके मेरे करियर का दम कर दिया। तो चलो जानते हैं प्रभास के इस डाउनफॉल के पीछे का रियल रीजन क्या है। बट डाउनफॉल का रीजन जानने से पहले हमें प्रभास के अब तक का करियर ग्राफ का हाईलाइट देखना जरूरी है, क्योंकि ये बात तो फैक्ट है कि प्रभास ने आज जो पैन इंडिया फेम कमाया है उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ एसएस राजामौली का है। इसीलिए हम प्रभास के करियर को दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, प्री बाहुबली फेस एंड पोस्ट बाहुबली फेस। अब प्रभास जो है वो भी एक फिल्मी बैकग्राउंड से ही बिलोंग करता है एंड जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द साउथ इंडियन स्टार कास्ट, प्रभास ने भी अपने आप को स्टैब्लिश किया इंडस्ट्री में एंड खुद के लिए एक टाइटल अर्न किया रेबल स्टार का। और आज के टाइम में आप देखोगे ना, जितने भी साउथ स्टार्स है उनमें से मोस्ट ऑफ द लोग फिल्मी बैकग्राउंड से ही बिलोंग करते हैं, लाइक जो बड़े लेवल पर है। तो उनके लिए खुद को स्टैब्लिश करना ईजी होता है बाकियों के कंपेरिजन में, क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लोग होता है, क्योंकि उन्होंने उस इंडस्ट्री के कंटेंट एंड ऑडियंस के रिएक्शन को स्टडी किया होता है एंड फिर उन्हें वही फॉर्मूला अप्लाई करना होता है हर नए लॉन्च के साथ। एंड फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करने की वजह से उनके लिए हर रिलीज मेक इट और ब्रेक इट नहीं होता एंड उन्हें कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है खुद को प्रूव करने के लिए। सो इसी तरह प्रभास ने भी अपने हर रिलीज के साथ खुद को स्टैब्लिश किया एंड अपने लिए एक फैन बेस बनाया जिन्हें वो डार्लिंग्स बुलाते हैं। सो बाहुबली से पहले तक कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म का डेफिनेशन काफी अलग था, क्योंकि फिल्मों को एक मीडियम बजट पे बनाया जाता था एंड वो अपने इन्वेस्टमेंट से ज्यादा अर्न करके देती थी, तो उन्हें एक कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म का टाइटल दिया जाता था। बट यही सेम टैक्टिक्स बॉलीवुड के लिए अप्लाई नहीं होता, क्योंकि उस टाइम तक बॉलीवुड मीडियम रेंज के अलावा हाई बजट फिल्में भी बनाना चालू कर चुकी थी। एंड अगर आप देखोगे बाहुबली से पहले जो प्रभास की लास्ट रिलीज थी वो थी मिर्ची, जो कि एक प्रॉपर डेफिनेशन था कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म का बाहुबली से पहले तक। एंड प्रभास की जो बाकी फिल्में भी थी वो सभी सेम रेंज की थी। एंड फिर इसके बाद 2015 में रिलीज होती है इंडियन सिनेमा में काइंड ऑफ रेवोल्यूशन लाने वाली फिल्म बाहुबली द बिगनिंग। अब बाहुबली जो मूवी है वो 2015 में इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म थी, जिसे 180 करोड़ के बजट पे बनाया गया था। यानी कि मेकर्स ने काफी बड़ा दाव खेला था, क्योंकि इससे पहले तक उस फिल्म से जुड़े हुए किसी भी बंदों ने इतने बड़े बजट की फिल्म पर काम नहीं किया था। तो ये मूवी अपने आप में काफी बड़ा रिस्क फैक्टर लेके रिलीज हुई थी कि वो अपने बजट को जस्टिफाई कर पाए एंड अगर प्रॉफिट ना सही एटलीस्ट अपने बजट को तो रिकवर कर ले। बट ऑल थैंक्स टू एसएस राजामौली, जिन्होंने काफी अच्छा प्रोडक्ट बनाकर ऑडियंस के सामने पेश किया। तो बाहुबली मूवी ने जो भी सक्सेस अचीव किया है वो टोटली डिजर्व करती थी। अब ये चीज पहले से प्लान थी कि बाहुबली 2 पार्ट में रिलीज होने वाली है। तो लाइक बेसिकली होता क्या है, अगर आपने किसी वेब सीरीज का एपिसोड 1 देखा है एंड वो आपको पसंद आया तो डेफिनेटली आप एपिसोड 2 देखोगे ही देखोगे। तो बाहुबली 1 का सक्सेस अल्टीमेटली बाहुबली 2 को बेनिफिट करने वाला था। बट बाहुबली मूवी के साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि इससे पहले ना कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया था, ना ही किसी ने सोचा होगा कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो बाहुबली मूवी के रिलीज के बाद एक चीज काफी ज्यादा ट्रेंड होने लगी कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, व्हाई डिड कटप्पा किल बाहुबली। अब ये क्वेश्चन इतना ज्यादा फैलने लगा कि इस स्टेटमेंट को लोग कन्वर्सेशन में, जोक में, मीम्स में यूज करने लगे एंड ये चीज बाहुबली 2 के रिलीज तक रेलेवेंट था। तो जिन लोगों ने बाहुबली मूवी नहीं भी देखी थी उन लोगों ने इस क्वेश्चन की वजह से उसे देखा, जिसका नतीजा ये निकला कि बाहुबली 2 के लिए अब जो प्लेग्राउंड था वो और भी ज्यादा बड़ा हो चुका था। एंड मेकर्स के लिए भी ये चीज एक चैलेंज ही थी, क्योंकि उन्हें अब और भी बड़े ऑडियंस को सेटिस्फाई करना है। बट फिर से एक बार एसएस राजामौली ने अपने आप को प्रूव किया एंड खुद के लिए नंबर 1 फिल्म मेकर ऑफ इंडिया का टाइटल अर्न किया एंड टिल डेट एसएस राजामौली ही नंबर 1 पोजीशन पे है। अब बाहुबली सीरीज के सक्सेस से सबसे ज्यादा फायदा हुआ प्रभास को एंड एसएस राजामौली को, जहां पे एसएस राजामौली ने इस नई ऑडियंस को काफी अच्छे से यूटिलाइज किया। तो बाहुबली सीरीज के बाद इंडिया को अपना सबसे बड़ा पैन इंडिया स्टार मिल चुका था, द रेबल स्टार प्रभास। अब ये चीज प्रभास के लिए भी काफी न्यू थी, क्योंकि प्रभास के पास अब एक बहुत ही बड़ी एंड एक नई ऑडियंस थी जो कि उनके नेक्स्ट रिलीज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। अब ऑडियंस को एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा थी प्रभास के नेक्स्ट रिलीज से। लाइक वही सेम सिनेरियो क्रिएट हो जाता है कि अगर विराट कोहली क्रीज पे आने वाला है खेलने के लिए तो ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है कि विराट कोहली है तो अच्छा खेलेगा ही खेलेगा। अ काइंड ऑफ ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है एंड उसी ट्रस्ट एंड बिलीफ की वजह से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं। तो बाहुबली सीरीज के बाद प्रभास की जो नेक्स्ट रिलीज थी वो है साहो, जो कि मेरे हिसाब से एक राइट चॉइस है प्रभास के साइड से एज अपनी नेक्स्ट रिलीज, क्योंकि साहो भी एक बड़े कैनवस वाली फिल्म थी एंड ऑडियंस भी वही सेम चीज एक्सपेक्ट कर रही थी कि फिर से एक बार कुछ लार्जर देन लाइफ देखने मिले प्रभास के साइड से। अब साहो मूवी को 350 करोड़ के बजट में बनाई गई थी, विच इज प्रीटी ऑब्वियस, क्योंकि प्रभास की जो फीस थी वो भी बढ़ चुकी थी। अब साहो के टीजर एंड ट्रेलर को तो काफी अप्रिशिएशन मिला, बट जब मूवी रिलीज हुई तो काफी मिक्स रिएक्शन थे। बट स्टिल मूवी सक्सेसफुल रही अपने बजट को रिकवर करने में एंड मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो 400 से 450 करोड़ के आसपास का था। अब साहो के बाद जो प्रभास की अगली रिलीज थी वो थी राधेश्याम, फिर से एक बार एक बड़े कैनवस वाली फिल्म, जिसे 300 से 350 करोड़ के बजट पे बनाया गया। एंड टू बी ऑनेस्ट राधेश्याम मूवी एक विजुअल ट्रीट थी एंड ये चीज कोई डिनाई नहीं कर सकता कि राधेश्याम मूवी का हर एक फ्रेम काफी ज्यादा ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया था। बट स्टिल राधेश्याम मूवी एक फेलियर रही बॉक्स ऑफिस पे, वो बस 200 से 250 करोड़ के आसपास ही कलेक्शन कर पाई। एंड इस फेलियर के पीछे का रीजन ये था कि राधेश्याम मूवी की स्टोरी में दम नहीं। तो राधेश्याम के बाद जो प्रभास की अगली रिलीज थी वो थी आदि पुरुष, लाइक इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म, जिसे 600 से
700 करोड़ के बजट पे बनाया गया था। आदि पुरुष के मेकर्स के पास एक काफी अच्छी स्टोरी थी, उन्हें बस ब्यूटीफुली उसे स्क्रीन पे प्रेजेंट करना था। बट जैसे आदि पुरुष का टीजर रिलीज हुआ उसे काफी क्रिटिसाइज किया गया। वहीं दूसरी तरफ मेकर्स उस क्रिटिसिज्म पे काम करने के बजाय खुद को जस्टिफाई करने लगे। एंड फिर मूवी रिलीज होने के बाद ऑडियंस का सेम रिएक्शन था जैसा उनका रिएक्शन था मूवी की टीजर को लेकर। एकदम फालतू पिक्चर है, पूरी टाइप ही लगा, बहुत बकवास लगी। एंड ये मूवी भी एक फेलियर रही बॉक्स ऑफिस पे। एंड आदि पुरुष का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 350 से 400 करोड़ के आसपास का। लाइक शॉकिंग फैक्ट तो ये है कि मूवी के 200, 300, 400 करोड़ कमाने के बाद भी उसे एक फेलियर का टैग मिल रहा है बॉक्स ऑफिस पे, विच सिंपली मीन्स कि मूवी को कुछ ज्यादा ही हाई बजट पे बनाया जा रहा है, क्योंकि मेकर्स उस बजट को जस्टिफाई कर सके उस क्वालिटी का प्रोडक्ट ही नहीं बना रहे। तो कुछ ऐसी रही है प्रभास की अब तक की कहानी। तो प्रभास की जो अगली रिलीज है वो है सलार, जिसे 200 से 250 करोड़ के बजट पे बनाया जा रहा है। एंड इसे प्रशांत नील डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले KGF चैप्टर 1 एंड KGF चैप्टर 2 बनाई है। बट स्टिल सलार उनके करियर की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म है। तो बाहुबली मूवी के बाद प्रभास की जितनी भी फिल्में रिलीज हुई है उन सबके कंपैरिजन में सलार का बजट सबसे कम है। लेकिन एक टर्म यूज किया जाता है कि फिल्म इज अ डायरेक्टर्स बेबी, तो इसीलिए डायरेक्टर का विजन एंड उसका प्रेजेंटेशन फिल्म को लेकर काफी ज्यादा मायने रखता है एक फिल्म के सक्सेस एंड फेलियर के पीछे। तो इस चीज का कंक्लूजन यही निकलता है कि प्रभास ने बाहुबली के बाद सही लोगों के साथ कोलैबोरेट ही नहीं किया है, क्योंकि 200-300 करोड़ कमाने के बाद भी अगर फिल्म को एक फेलियर का टैग मिल रहा है, विच मीन्स कि आपके एक्सपेक्टेशन ही कुछ ज्यादा है। क्योंकि अगर यही फिल्म में 100-150 करोड़ के बजट पे बनी होती तो एटलीस्ट उन्हें कमर्शियली सक्सेसफुल कहा जाता। इवन बाहुबली के बाद प्रभास के जो भी कोलैबोरेशन हुए उसमें मेकर्स ने प्रभास के पोटेंशियल को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, ना ही प्रेजेंट किया, क्योंकि उन डायरेक्टर्स ने इससे पहले इतने बड़े स्केल की फिल्म बनाई ही नहीं है। एंड ये तो सच है कि बड़े बजट की फिल्म बनाना इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। तो अगर प्रभास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रभास के पास अभी भी 4 फिल्में लाइनअप में है, जिनमें से मैं कॉन्फिडेंट हूँ सलार को लेके, क्योंकि प्रशांत नील वैसी फिल्में बनाते हैं जैसे ऑडियंस को पसंद हो। बट अगर वो भी वर्कआउट नहीं करती तो आई डोंट नो कि ऑडियंस प्रोजेक्ट को किस तरीके से एक्सेप्ट करेगी। और देखा जाए तो प्रोजेक्ट की भी 600 करोड़ के बजट पे बनाई जा रही है। तो सलार प्रभास के लिए काफी इंपॉर्टेंट फिल्म होने वाली है खुद को रिडीम करने के लिए। अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट के टीजर को लेके मैं काफी ज्यादा सेटिस्फाइड था, बट जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि पता नहीं ऑडियंस उस फिल्म को एक्सेप्ट करेगी या फिर नहीं, क्योंकि अगर 600 करोड़ के बजट को रिकवर करना है तो मूवी का ऑडियंस को पसंद आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टिल फेथ है कि नाग अश्विन इस प्रोजेक्ट को पुल ऑफ कर लेंगे। इन 2 फिल्मों के अलावा भी प्रभास के पास एक और अपकमिंग एक्साइटिंग कोलैबोरेशन है संदीप रेड्डी वांगा के साथ, जो कि है स्पिरिट। सो मेरी साइड से प्रभास के लिए फाइनल वर्ड्स यही रहेंगे कि प्रभास को राइट लोगों के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए एंड अपने फिल्म के बजट को थोड़ा लो डाउन करना चाहिए, जिससे कि कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म का टाइटल अचीवेबल हो। एंड इवन हमें एज एन ऑडियंस भी एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम करनी चाहिए, बिकॉज एवरी कोलैबोरेशन कैन नॉट बी अ SS राजामौली फिल्म। एंड आई नो कि वीडियो काफी दिनों के बाद अपलोड हो रही है चैनल पे, बट कहते हैं ना, इट्स बेटर लेट देन नेवर। बाकी दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ।